नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं आपकी विज्ञान के अध्यापक दीपिका सिंह आज आपको कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ भोजन और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूंगी। ये भोजन और स्वास्थ्य आपकी पुस्तक में इकाई 9 का पाठ है। अगर आप पुस्तक खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें भोजन और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। मैं आपको इस पाठ से जो भोजन के विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी और उन पर चर्चा करूंगी और भोजन के विभिन्न स्रोतों के बारे में आपको इसकी जानकारी दूंगी। आप सुबह से शाम तक विभिन्न तरह का भोजन करते हैं। सुबह माँ के द्वारा बनाया गया दूध लेते हैं, दूध के साथ में कोई और नाश्ता लेते हैं, फिर दोपहर में लंच करते हैं, इवनिंग में डिनर करते हैं। विभिन्न तरह का भोजन आप सुबह से शाम तक करते हैं, जिसमें आप आवश्यक भोजन और बहुत स्वाददार भोजन भी ग्रहण करते हैं, जिसमें आप सुबह नाश्ते में आप कभी स्प्राउट्स लेते हैं, कभी आप बर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ लेते हैं। दोपहर के भोजन में आप सारा संपूर्ण भोजन करते हैं, जिसमें आप रोटी, दाल, चावल, रायता सब कुछ लेते हैं। शाम के खाने में भी आप यही सब चीज़ें भोजन में ग्रहण करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपने सोचा है कभी? जी हाँ, ये भोजन है। और ये भोजन हम क्यों करते हैं? ये भोजन हम शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिए करते हैं। तो अब कार्य करने के लिए करते हैं, पहले हम ये जान लें कि भोजन क्या है। भोजन हमने आपको जैसे बताया कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए हम करते हैं। तो शरीर के पोषक तत्वों के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब आप कुछ भोजन का नाम अपने आप भी ले सकते हैं, जो आप सुबह शाम तक आपकी माँ आपके लिए तैयार करती हैं। चलिए कुछ भोजन का नाम लेते हैं, जिसमें आप क्या क्या भोजन के रूप में लेते हैं। आप फल लेते हैं, आप सब्जियां लेते हैं, अनाज कई रूप का खाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन, जिसमें आप बहुत सारे भोजन लेते हैं, जिसमें आप बर्गर, चाउमीन वगैरह भी भोजन के रूप में लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन का कार्य क्या है। तो जानते हैं भोजन के कार्य के बारे में। भोजन शरीर के तापमान को बनाए रखता है, इसलिए भोजन ग्रहण किया जाता है। और सबसे प्रमुख कारण ये है कि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम दिन भर स्फूर्तिवान रहते हैं, घूमने जाते हैं, सारे काम करते हैं। ये भोजन मांसपेशियों को सक्रिय भी रखता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना, उन रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। इसलिए भोजन लेना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो हम भोजन लें वो अच्छा भोजन हो, जिससे कि हमारी सारी पूर्तियाँ हो सकें। यदि हम भोजन के बारे में बात करें तो भोजन जो हम लेते हैं उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें अगर हम विभिन्न प्रकार के भोजन के स्रोतों को मान लें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जल, ये सभी स्रोत जो किस में आ जाते हैं? भोजन के रूप में आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या हैं। तो भोजन में जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम बचपन से छोटे होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि हमें कहाँ से प्रदान होती है? ये वृद्धि हमें भोजन से प्रदान होती है। जब हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो वृद्धि हमारी होती है। देखिए, आप 1 साल के थे तो आपकी हाइट कैसी थी, आपके शारीरिक अंग कैसे थे। धीरे धीरे आपने भोजन लिया, आपकी शारीरिक अंगों का विकास हुआ और आपने एक मानव के रूप में वृद्धि की। और आप अब अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका शरीर वृद्धि कर रहा होता है। और ये किसकी वजह से वृद्धि करता है? भोजन की वजह से वृद्धि करता है। अब जानते हैं कि जो पोषक तत्व हैं उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और निरोग रखने के लिए खाद्य पदार्थों में जो कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है, सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं।
अच्छा, आपकी माँ बहुत विभिन्न तरीके का भोजन बनाती होंगी सुबह से शाम तक, और अलग अलग दिनों में भी कई तरह का भोजन बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चित्र लगाए हुए हैं, ये हमारे व्यंजन हैं। एक में है पालक पनीर की सब्ज़ी, दूसरे में एग करी है और तीसरे में खीर का चित्र दिखाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन सबको बनाने के लिए माँ क्या तैयारी करती है कि ये उपयुक्त चीज़ें बनती हैं। तो प्रयुक्त सामग्री में सबसे पहले तेल हम लेते, प्रयुक्त सामग्री हम देख लेते हैं कि हम प्रयुक्त सामग्री हम क्या लेते हैं। तो प्रयुक्त सामग्री में हम पालक पनीर बना रहे हैं तो जिसमें हम क्या लेते हैं, तेल, मसाले, पनीर, पालक और क्रीम का इस्तेमाल करके ये व्यंजन बनाया जाता है। और ये देखते हैं कि ये जो व्यंजन बनाने के लिए हम सामग्रियों को प्रयुक्त कर रहे हैं उसके स्रोत हमें कहाँ से मिल रहे हैं। जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी और व्यंजनों को बनाने के लिए, वो हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। जिस मसाले का हम इस्तेमाल करते हैं वो मसाला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। और देखिए, अगर हम पालक पनीर बना रहे हैं तो इसके जो 2 प्रमुख स्रोत हैं, पालक और पनीर। जो पनीर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, और दूध का स्रोत क्या है, हमें जानवरों से मिलता है। ये पालक की हरी पत्ती की सब्ज़ी आती है, ये पौधों से मिलता है, जिससे सब्ज़ी का हम व्यंजन बनाते हैं। फिर इसमें क्रीम यूज़ करते हैं, वो किसका स्रोत है, दूध का स्रोत है। इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं उसमें विभिन्न तरह की सामग्री उपयोग में लाई जाती है और वो विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम एग करी में अगर देखें तो इसका जो प्रमुख व्यंजन बनाने का जो स्रोत है वो है अंडा, है ना। अंडा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और उसके साथ में जो और मसाले, तेल और टमाटर वगैरह हम उपयोग में लाते हैं प्रयुक्त सामग्री के रूप में, वो पौधों के स्रोत होते हैं। इसी तरीके से अगर आप खीर देखें और माँ से अपनी पूछें कि खीर माँ कैसे बनाते हैं, तो माँ आपको इसको बनाने की पूरी विधि, पूरे व्यंजन आपको बताएंगी कि आप इसे कैसे बनाइए और ये किससे मिलते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि ये विभिन्न स्रोत जो हमें मिले हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। पहले हम भोजन के पादप स्रोत के बारे में जानेंगे। जो स्रोत हमें पादपों से प्राप्त हों, पादप मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं, वे पादप स्रोत कहलाते हैं। आइए कुछ पादप स्रोतों के नाम लीजिए। जैसे हरी सब्जियां, ये तो पादप स्रोत होंगे ही, आपको पता ही है क्योंकि ये हरे होते हैं और ये हमें पौधों से मिलते हैं। सारे जो फल आते हैं, जो फल आप खाने में उपयोग में लाते हैं, वो भी पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ फलों के नाम आप भी हमें बताएंगे, जैसे अमरूद, केला और चीकू, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा संतरा, पपीता, ये सारे पादप स्रोतों में आते हैं। अब सब्जियों के बारे में चर्चा करें तो कुछ सब्जियों के नाम आप बताएंगे। अगर आप अपने किचन में देखेंगे तो माँ ने बहुत तरीके की सब्जियां घर में उपयोग में लाई होंगी, जिसमें टमाटर तो मुख्य रूप में उपयोग में आता ही है, सबके घर में होगा। और आलू, प्याज, आलू की तो कहते हैं ना, आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है ना। तो आलू तो सभी सब्जियों में पड़ता है, तो सबके घर में ज़रूर आलू तो ज़रूर ही मिलेंगी। उसके अलावा पादप स्रोतों में हमारे सारे नट्स आ जाते हैं, मतलब जो हम काजू, किशमिश, बादाम, सूखे मेवे खाते हैं ना, ये सभी भी पादप स्रोतों में आते हैं। तो ये हो गए हमारे पादप स्रोत। आगे आइए हम जानते हैं जंतु स्रोतों के बारे में। ये तो हमने पादप स्रोत की चर्चा करी कि पादप स्रोत क्या होते हैं। आइए हम जंतु स्रोतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जंतु से जो हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, जंतु स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप शहद उपयोग में लाते होंगे, बहुत खाने की चीज़ों में शहद का उपयोग होता है। तो ये शहद हमें कहाँ से मिलता है, ये शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और ये मधुमक्खियाँ कैसे शहद बनाती हैं, आपने देखा होगा, इनका भी अपना एक घर होता है, उस घर में ढेर सारी मक्खियाँ होती हैं। उस मक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है, वो रानी मधुमक्खी फूलों से ही रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में ही उस रस के द्वारा ये शहद का निर्माण होता है। तो जिसे ये पूरा, अब तो मधुमक्खियों को लोग पालन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और शहद
का पालन मतलब शहद बनाने का कार्य करते हैं, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से भी जानते हैं। फिर वो शहद हमारे पास अब कई ब्रांड के रूप में हमारे पास आ जाता है। आपने देखा होगा कि कांच की शीशी में शहद आपके घर में, सभी के घर में उपलब्ध होगा। दूसरा एक जंतु स्रोत का बहुत ही अच्छा उदाहरण है अंडा। आप सभी खाते होंगे, आमलेट खाते हैं, आप बॉयल करके खाते हैं। ज़्यादातर लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं और अंडा बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अभी आगे हम प्रोटीन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी स्रोत आप देख रहे हैं ना, ये हमारी कौन है? गाय माता। ये हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत तो सबकी इसी से ही होती है ना। आप चाय पीते हैं, भाई मम्मी पापा तो आपके चाय लेते हैं, हो सकता है दूध भी लेते होंगे और आप लोग दूध लेते हैं। उसके अलावा पनीर की सब्ज़ी जो आपको बहुत पसंद है, किससे बनती है? दूध से बनती है। दूध से भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं घर में। अभी उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सोचिए अपने दिमाग में कि दूध से और क्या क्या चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं घरों में। अभी हम उसके बारे में पूछेंगे। तो दूध जो है हमें कहाँ से मिलता है? जंतु स्रोत से मिलता है। गाय के द्वारा भी दूध लिया जाता है, बकरियां भी दूध का स्रोत हैं। और कई जगह पर राजस्थान वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग ऊँट के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जगह जगह के अनुसार जो स्रोत होते हैं इसके, वो वहाँ से इस दूध का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो दूध है वो जंतु स्रोत के अंतर्गत आता है। अब ये जान लेते हैं कि जो दूध है उससे विभिन्न प्रकार की क्या वस्तुएं बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप पनीर का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उसके साथ दही, गर्मियाँ आती हैं ना तो लज्जतदार लस्सी पीने का मन करता है ना। आप बोलते हैं ना कि माँ लस्सी चाहिए, तो ये लस्सी बनती है, ये भी जंतु स्रोत द्वारा बनती है। उसके साथ साथ घी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ये घी किससे प्राप्त होता है? ये जंतु स्रोत के द्वारा ही घी प्राप्त होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पादप स्रोत क्या हैं और जंतु स्रोत क्या हैं। जो चीज़ें हमें पादप से मिलती हैं वो पादप स्रोत कहलाती हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होती हैं वो हमें जंतु स्रोत कहलाती हैं। अब आपने जाना कि भोजन क्या है। भोजन हम करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और जो भोजन के स्रोत हैं वो क्या हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। कौन कौन से वो नाम हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, जल। ये सभी किस में आ जाते हैं? पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो विभिन्न प्रकार का हम भोजन करते हैं, उन भोजन में एक से कई प्रकार के पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। तो ये भी हो सकता है कि एक भोजन तत्व में कई सारे पोषक तत्व पाए जाएं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और हो सकता है कि कुछ भोजन तत्व वही आपके प्रोटीन में शामिल हो जाएं, तो आप इसमें भ्रमित हो सकते हैं। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि एक खाने पीने की वस्तु में कई प्रकार के पोषक तत्वों की भी उपस्थिति होती है। तो मैंने आपको फिर से बताया आपको एक बार फिर से बता देती हूँ उन पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, जल, रेशे, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए। अब हम इन्हीं भोजन तत्वों पर एक एक पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमारा ये प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में दो रूप में संचित होता है, एक मंड के रूप में और एक शुगर के रूप में। इसका संचय हमारे शरीर में होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप थोड़ा सा थकान वकान फील करें और अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी से ही ऊर्जा मिल जाती है। जैसे गर्मियों में आप थके मांदे घर आते हैं, आप अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे क्या चाहिए? नींबू शरबत। अगर आपकी माँ नींबू शरबत बनाती है तो चीनी घोल के देती है। आपने देखा होगा उसको पी करके आप क्या महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर के कार्य करने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो इसलिए
अगर हमें तुरंत ऊर्जा लेनी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना होगा और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे और अपने कार्य करने लगेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या भोजन की वस्तुएं आती हैं जो हमें लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में बहुत तरीके के अनाज आते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल और आलू। आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत के रूप में नाम लिया जाता है। और चीनी भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप चीनी का शरबत पीते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि किसी का शुगर लेवल वगैरह लो होता है तो क्या करते हैं, फटाफट उसे चीनी और नींबू का शरबत पिलाया और उसके बीपी को कंट्रोल में ले आते हैं, वो फिर एक्टिव हो जाता है कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करके हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको देखिए चित्र में दिख रहा है ना, ये शकरकंद है। शकरकंद भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक बार फिर से इसके स्रोतों के बारे में कुछ आप भी बताइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो आपके घर में उपस्थित हो। आसपास में देखिए और एक दो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम आप भी बताएंगे। सोचिए क्या है वो कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया सभी तरीके के अनाज इसमें आते हैं। आपके घर में चना होगा, चना में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का, बाजरा और चावल। चावल तो सभी के घर में पाया जाता है और बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा स्रोत क्या है, प्रोटीन है। अब आपको शरीर की वृद्धि करनी होती है। आपने देखा होगा कि आपका शरीर वृद्धि करता है। आप बचपन में किस आकार में थे और धीरे धीरे आपके शरीर का आकार बढ़ता है और आप वृद्धि की अवस्था में एक मानव के रूप में ग्रोथ करते हैं। तो ये किस पोषक तत्व की वजह से होता है, ये प्रोटीन की कारण होता है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी मांसपेशियों का विकास करता है जिससे हम शारीरिक वृद्धि करते हैं। तो प्रोटीन भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है और यह वृद्धि में सहायक होता है। कि जैसे आपने देखा ना कि आपके शरीर को प्रोटीन की लगभग 50% आवश्यकता पड़ती है भोजन के रूप में। तो आपको डेली रूटीन में प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको शारीरिक वृद्धि करने के लिए। ये त्वचा का निर्माण भी करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है, हड्डियों के विकास में सहायक होती है। तो ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये पौधों में भी पाया जाता है और जंतु स्रोतों से भी हमें मिलते हैं। तो पौधों से भी पाए जाते हैं और जंतु स्रोतों से भी मिलते हैं। और एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप दोपहर के लंच में आपकी माँ दाल चावल आपको खिलाती है ना। तो ये जो दाल होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की दालें आप घरों में उपयोग में लाते हैं, ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। अब दाल आपको दाल के कई सारे नाम पता हैं कि नहीं पता है, शायद आप कम पहचानते होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पीली दाल, काली दाल के नाम से तो आप बोलते ही हैं। पीली दाल कौन सी होती है, अरहर की दाल होती है ना। अरहर की दाल, चने की दाल भी पीली होती है। उसके साथ मसूर की दाल जो थोड़ी सी नारंगी कलर की होती है। उड़द दाल, मसूर दाल, विभिन्न प्रकार की दालें पाई जाती हैं और हमें उन्हें खाने में उपयोग में लाना चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन के बहुत अधिक अच्छे स्रोत हैं और जिन्हें कुछ निश्चित मात्रा में हमें लेना चाहिए। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब जो हमने अभी बताया आपको कि अनाजों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ मात्रा में प्रोटीन भी अनाज में पाया जाता है। जैसे गेहूँ, मक्का या मोटे अनाज होते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको मैंने बताया कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियाँ तथा हड्डियों के विकास में सहायक होते ही होते हैं। उसके अलावा जब आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा, वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं क्योंकि क्या होता है, सोचते हैं कि डॉक्टर तो इंजेक्शन देगा और दवा देगा, मुझे दवा खानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे डॉक्टर के पास जाके उपचार करते हैं और सभी को जाना चाहिए चोट लगने पर कि डॉक्टर के पास वो उपचार कराएं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी मोटी चोट होती हैं
जो आपको लग जाती है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप हल्का सा खरोच आ गई, आप इन चीज़ों के लिए तो नहीं जाते हैं, तो वो चोट अपने आप भर जाती है। वो किस कारण से भरती है? क्योंकि हम जो प्रोटीन लेते हैं, ये प्रोटीन क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर के घावों को भरने में भी सहायक होती है। और ये हमारे शरीर की कीटाणुओं और जीवाणुओं से भी रक्षा करते हैं। तो प्रोटीन हमें निश्चित लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की संपूर्ण वृद्धि के लिए बहुत सहायक हैं। ये सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए। हमें दाल ज़रूर खानी चाहिए। दाल के साथ साथ और वो पोषक तत्व भी लेने चाहिए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, हमने 2 के बारे में चर्चा कर ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब मैं जान गई हूँ कि अगर आप किचन में जाएंगे तो आप ज़रूर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बता सकेंगे। अब चर्चा करते हैं वसा पर। जो वसा है, वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इससे हमें शक्ति मिलती है। आपकी मम्मी घर में सब्जियां बनाती है, तो सब्जियां कैसे बनाती है? सबसे पहले क्या यूज़ करती है? तेल उपयोग में लाती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं वे वसा के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, क्योंकि घर में हम ज़्यादातर सरसों का तेल उपयोग में लाते हैं, आप सभी के घर में सरसों का तेल उपयोग में आता होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम कई प्रकार के तेल भी उपयोग में लाते हैं। शायद आपकी माँ उपयोग में लाती भी होंगी, जैसे नारियल का तेल। आपने देखा होगा कि दक्षिण इलाके की तरफ जहाँ पे नारियल बहुतायत में होते हैं, वहाँ पे सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल बाज़ार में उपलब्ध है, अब आपको मिल जाता है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तिल का तेल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? इनमें जो वसा है बहुतायत में पाया जाता है। और ये सब क्या है? ये पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भोजन के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो जब वसा की बात आती है तो जो हमें तेलों की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? उनके पादप स्रोत क्या हैं? सरसों, सोयाबीन, नारियल और मूंगफली। इसी तरीके से वसा जंतु उत्पादों में भी पाया जाता है। मांस, मछली, दूध वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें भी वसा कुछ मात्रा में पाया जाता है और ये जंतु के स्रोत होते हैं। कई इलाकों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोग कहते हैं ना मांसाहारी और शाकाहारी, आपने इन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। जो सब्जियाँ खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो मांस और जंतुओं से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका सेवन करते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। तो जो मांसाहारी के रूप में वसा की प्राप्ति करना चाहते हैं जंतु स्रोत से, वे मांस, मछली का उपयोग कर सकते हैं। अब वसा का कार्य क्या है? वसा हमारे शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती हैं। अब तो मैंने आपको 3 प्रकार के भोजन तत्वों के बारे में बता दिया, और अब विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। विटामिन्स ऐसे कार्बनिक अणु हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनाए जा सकते, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इनकी कमी को पूरा करने के लिए भी हम भोजन तत्वों को ग्रहण करते हैं। और विटामिन्स फलों और सब्जियों में बहुतायत में मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल आप खाते हैं ना, उसमें विटामिन्स बहुतायत में मिलते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि विटामिन लेने से हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग हैं, संवेदी अंग कह लें, तो संवेदी अंगों के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। और विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। विटामिन्स A, B, C, D, E और K के रूप में पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में अलग अलग पाए जाते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वे जल में घुलनशील भी होते हैं और वसा में घुलनशील भी होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है, क्योंकि ये जल में घुले हुए होते हैं, तो ये शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। ये जल द्वारा मूत्र के द्वारा निकल भी जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिदिन हमें कुछ मात्रा में लेना पड़ता है। और वो कौन से विटामिन हैं? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में काफ़ी समय तक संचित रहते हैं और ये कई महीनों तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। इन्हें आप भोजन के साथ लेते हैं। तो आपने जाना कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और ये
कैसे हमें लेने चाहिए। विटामिन्स में मैंने आपको बताया कि आप ये हरी सब्जियों में मिलते हैं और ये इनके पादप स्रोत और जंतु स्रोतों में भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं खनिज लवण की। तो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए खनिज लवण भी बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत अल्प मात्रा में हमें लेने होते हैं। अगर हम पूरे शरीर की संपूर्ण रचना की बात करें तो जो शरीर का संपूर्ण हमारा भाग है उसका 1% हमारे खनिज लवणों का भी होता है। आपके शरीर का ढांचे का निर्माण कैसे होता है? हड्डियां निर्माण करती हैं ना, इसमें क्या है? कैल्शियम है और ये कैल्शियम क्या होता है? एक खनिज लवण है। इसी तरह से हम अपने रक्त की बात करें तो रक्त में एक आयरन नामक खनिज लवण पाया जाता है जो हमारे खून का निर्माण करता है, तो ये भी खनिज लवण हुआ। तो कहते हैं इसको भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर ढांचे का निर्माण करता है और रक्त पूरे हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये दो तो अति महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्या है? हमारे दांत। आपने देखा होगा ना कि दांत दो तरीके के होते हैं। पहले छोटे में आते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बच्चों वाले दांत, जो संख्या में 20 होते हैं और आपके एक उम्र तक 6 या 7 साल तक वो दूध दांत निकल जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो आपके उम्र भर तक रहते हैं और बहुत कड़ी कड़ी चीज़ों को भी चबा करके खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं? वेरी गुड। तो ये जो दांत हैं ये भी किससे बने होते हैं? हमारे जो ये खनिज लवण हैं इन्हीं के कारण ये इतने मजबूत होते हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के भोजन तत्वों को खा सकते हैं। और सबसे शरीर का मजबूत अंग क्या होता है? मुंह का जबड़ा ही होता है जो सबसे मजबूत होता है। तो अब देख लेते हैं कि खनिज लवण क्या है। ये शरीर को अल्प मात्रा में चाहिए और ये भोजन में, क्योंकि एक भोजन तत्व में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए खनिज लवण भी ज़्यादातर सब्जियों और फलों द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। खनिज लवण कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है? फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं और जो सभी भोज्य पदार्थों में मिलते हैं। तो आप ज़रूर सब्जियों का और फलों का सेवन करिए जिससे इन लवणों की आपके शरीर में पूर्ति हो। अब जान लेते हैं कि जो हम पोषक तत्व लेते हैं उसका मापन हम कैसे करते हैं कि हमें इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितनी मात्रा में वसा लेना है और कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है। तो जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का जो मापन होता है वो कैलोरी द्वारा होता है। और अगर हम भोजन के रूप में देखें तो जो वसा है हमें उसे प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम लेना चाहिए और प्रोटीन को 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का भी सेवन करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि हमने जो प्रोटीन और वसा का सेवन किया है उससे हमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है प्रतिदिन और 1 ग्राम वसा जो हम लेते हैं उससे हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा हम कैलोरी के रूप में ही संचित रखते हैं शरीर में और कार्य करने के लिए इसका उपयोग लाते हैं। जो भी पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं तो वो कैलोरी के रूप में ही संचित रहते हैं। रेशे, विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशे भी पाए जाते हैं। हरी सब्जियों में, चोकर युक्त आटे में, आपने देखा होगा कि माँ आपकी आटा छानती हैं तो उसमें क्या होता है? चोकर युक्त आटा मिलता है ना। तो ये रेशे हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करते लेकिन इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर में जो हमारे पाचन होता है पेट में, उस पाचन के बाद जो भोज्य पदार्थ, अनअपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सभी प्रकार के अनाजों में भी पाया जाता है। इनकी भूमिका क्या है? शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में मदद करना। और ये हम जान लें कि इस रेशे के द्वारा हमें वैसे कोई पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है लेकिन इसकी आवश्यकता क्या होती है कि ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। और अगर मान लीजिए हम रेशा नहीं लेते हैं तो क्या होगा? जो भोजन पचने के बाद बचता है, मतलब जो अच्छा भोजन है उसको तो शरीर ने ग्रहण कर लिया और जो पचने के बाद अपशिष्ट भोजन होता है तो वो कब्ज के रूप में ही हमारे शरीर में रह जाएगा और कई रोगों को जन्म देगा। इसलिए प्रतिदिन हमें रेशे की भी कुछ मात्रा का सेवन करना है। और अब बात करते हैं जल की। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन मुश्किल है। तो सुबह उठते ही पानी चाहिए, गर्मी आई तो पानी चाहिए। सर्दियों में शायद आप कम पानी पीते हैं ना सभी बच्चे, लेकिन चाहे सर्दी हो या गर्मी हो हमें प्रतिदिन
6 से 7 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपने विज्ञान के पाठ जल में पढ़ा ही होगा, जल के विभिन्न स्रोत, जल कहाँ से प्राप्त होता है। जल बहुत ही ज़रूरी है और शरीर का 55% भाग जल द्वारा ही बना होता है। हमारे मस्तिष्क का विकास जल द्वारा होता है और जल बहुत सारे प्रमुख कार्य करता है। जल शरीर का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी जब आती है तो शरीर का ताप बढ़ जाता है और सर्दियों में ताप ठंडा रहता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के हम ताप को संतुलित करते हैं। पसीने द्वारा, आपने देखा होगा ना, गर्मी में पसीना आता है, बहुत सारे जो अनावश्यक लवण होते हैं वो शरीर में जल द्वारा ही बाहर पसीने के रूप में निकाला जाता है। तो जल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रतिदिन आपको 6 से 7 गिलास जल पीना है। ये नहीं कि प्यास लगे, क्योंकि आप पानी, सभी लोग पानी बहुत कम पीते हैं और पानी अगर आप कम पिएंगे तो आप कई सारे रोगों को निमंत्रण दे सकते हैं। इसलिए जल पिए और रोगों को दूर भगाएं। तो आपने जाना कि जल कितना महत्वपूर्ण है और हमने जल क्यों लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, हमें प्यास लगे या ना लगे, हमें नियमित रूप से जल का उपयोग करते रहना है। तो अब आपने देखा, मैंने आपको पाठ के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में बताया, विभिन्न प्रकार के जो हमारे भोजन तत्व हैं उनकी चर्चा करी। अब हम ये जान लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। तो भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, ये मैंने आपको बताया। यदि भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी ना। और कार्य करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन कैसे भोजन कहलाते हैं। ये ऊर्जादायक और शक्तिदायक होते हैं, क्योंकि इनको लेने से तुरंत ही शक्ति हमें मिलती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? वृद्धि देने वाले पदार्थ होते हैं और इन्हें वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी वृद्धि होती है वो प्रोटीन के द्वारा ही होती है। भोजन के प्रमुख घटक के बारे में एक बार आप एक एक नाम लेते जाएंगे, सभी बच्चे नाम लेंगे। जैसे मैं बोलूँगी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, और इनके विभिन्न स्रोत अब आप समझ गए होंगे और अच्छे से उनके बारे में बता पाएंगे। तो पाठ को ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर किचन में जा कर के इन विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में, जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमने पूरा पाठ ख़त्म कर लिया है। आइए हम ये आकलन कर लेते हैं कि हमने पाठ के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त करी है। हम कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर सही और गलत के चिन्ह लगाएंगे। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है? जी हाँ, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है? जी हाँ, काजू और बादाम सूखे मेवे के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि इनको आप कई दिनों तक घर में स्टोर करके रखते हैं और रख सकते हैं, क्योंकि ये सूखे मेवे के अंतर्गत आते हैं और इनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। हरी सब्जियों को ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे हरी सब्जियों के अंतर्गत आते हैं और सूखे मेवे के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए काजू और बादाम जो ज़्यादा दिनों तक घर में रखे जा सकते हैं, वे सूखे मेवे के अंतर्गत आते हैं। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व तो पाया जाता है? नहीं, सोयाबीन क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सोयाबीन कार्बोहाइड्रेट का पोषक तत्व नहीं है। ये कथन गलत है। विटामिन एवं खनिज लवण हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं, सही है। तो अब आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, मैंने अब आपको बता दिया। आप विभिन्न स्रोतों की चर्चा कर लेंगे और अपने घर में सभी से चर्चा करेंगे, दादी से, बहन से, माँ से। अब आपको गृह कार्य भी दे देते हैं, कुछ कार्य ज़रूर करिएगा। कार्य करेंगे तो पाठ पर समझ की पकड़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप सभी प्रकार के पोषक तत्वों को, मतलब जो मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में बताया, उन सभी से रिलेटेड 5-5 प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र अपनी कॉपी में लगाएंगे, ठीक है। कॉपी पर कार्बोहाइड्रेट के 5 चित्र, वसा के 5 चित्र, खनिज लवणों के 5 चित्र, प्रोटीन के 5 चित्र, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में चस्पा करेंगे। उसके साथ साथ भोजन स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे और 20 से 30 लाइनों पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा और आप भोजन के सभी अवयव के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, आशा करते हैं। पाठ को पढ़िएगा एक बार, कोई समस्या आती है तो आपको पाठ में ही मिल जाएगी और पाठ में दी गई एक्सरसाइजों को करिएगा।
तो अब आपसे विदा लेंगे और आगे पाठ के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।